हाल के वर्षों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयरों ने सेंसेक्स इंडेक्स के साथ लगभग 100% के बराबर मजबूत रिटर्न देखा है। यह मुद्रास्फीति या वैश्विक राजनीतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों के कारण होने वाली किसी भी अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद भारतीय बाजारों के माध्यम से उपलब्ध संभावित लाभ को दर्शाता है। आइए वीडियो में आगे देखेंगे क्या रहा है सेंसेक्स के रिटर्न। हम स्टॉक मार्केट के सभी बेसिक्स क्लियर कर देंगे। नौसिखिए शेयर बाजार का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। फिल्मों में हम देखते हैं कि शेयर बाजार सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन दोस्त दावा कर रहे हैं कि वे बहुत पैसा कमा रहे हैं। साथ ही घरवाले इससे दूर रहने की बात कहते हैं। ऊपर से अगर आपने स्कूल या कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई की है तब भी शेयर बाजार के बारे में ठीक से नहीं बताया गया है। ऐसे में भ्रम और घबराहट होना सामान्य बात है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे और कहां प्रवेश करना है। अपनी रुचि जगाने के लिए पहले एक मजेदार तथ्य जान लें। अगर आप 30 साल पहले इन्फोसिस में होते, मुझे पता है कि आप में से कुछ तो उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, आपके परिवार में किसी ने इन्फोसिस के शेयरों में 10,000 रुपए का निवेश किया होगा। तो आज 30 साल बाद ये 7.50 करोड़ रुपए होगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि किसके पास 10,000 रुपए थे। अगर 1300 रुपए का निवेश किया जाता है तो वह 1 करोड़ रुपए होगा। कम से कम 500 रुपए था, वह भी 38 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये है शेयर बाजार की क्षमता। इस उदाहरण से आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह इस बाजार में प्रवेश करें। निश्चित तौर पर बाजार में जोखिम है, लाभ है तो हानि भी है। कई ऐसे शेयर हैं जहां अगर आपने 70 करोड़ रुपए का निवेश किया होता तो यह अब 10,000 रुपए होता। तो ये बाजार आपके लिए बड़ा मुनाफा और बड़ा नुकसान भी ला सकता है, लेकिन इसलिए आप थोड़ा नुकसान करते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। मैं इसके लिए यहाँ हूँ, आप सही जानते हैं। तो अब मैं आपको उन सामान्य प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो शुरुआती लोगों के पास हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सभी के पास हो और मैं उन प्रश्नों को आज कवर करने जा रहा हूं। भारतीय शेयर बाजार में 2 प्राथमिक एक्सचेंज शामिल हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में व्यापार और व्यापार की सूची बनाते हैं। भारतीय शेयर बाजार निवेशकों को निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करता है। इनमें एक्सचेंजों में सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के स्टॉक शामिल हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF, इंडेक्स फंड, वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, कच्चा तेल आदि, फ्यूचर और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव, निश्चित आय उत्पाद जैसे डिबेंचर और सरकारी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड योजनाएं और संरचित उत्पाद जैसे कॉल वारंट। शुरू करते हैं पहला स्टेप से। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शेयर बाजार में निवेश करने के लिए शुरुआती निवेशकों को शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी जानकारी हासिल करना। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उन्हें निवेश से जुड़े अहम शब्दों जैसे प्राथमिक बाजार, अंतरिम बाजार, प्राथमिक और दूसरी बाजार, मुद्रा बाजार और विशेष फंड या ETF को समझना होगा। निवेश से जुड़ी संभावित जोखिमों को समझने के बाद आप शेयर बाजार में निवेश करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए आप विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। पहले से ज्यादा जानकारी होने के लिए आप इंटरनेट पर वेबसाइटों, ब्लॉगों, YouTube चैनलों और अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इन संसाधनों में आपको शेयर बाजार में निवेश करने से जुड़ी जानकारी, सामान्य निवेश उपाय, विभिन्न फंड या ETF के बारे में जानकारी, निवेश के लिए उपयुक्त समय के बारे में जानकारी आदि मिलेगी। इसके अलावा हम भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोर्स ला रहे हैं YouTube पर। अगला संसाधन है निवेश संबंधी बुक। इन बुक्स के द्वारा आप अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। मेरी पसंदीदा पुस्तकें कौन सी हैं? रिच डैड पुअर डैड शुरू करने के लिए अच्छी किताब। उसके बाद पीटर लिंच द्वारा लर्न टू अर्न है। कोई और किताब शेयर बाजार की मूल बातें नहीं बता सकती, इससे बेहतर। गाय स्पियर द्वारा लिखित एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तक द एजुकेशन ऑफ ए वैल्यू इन्वेस्टर है। आपको भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अपनी तैयारी करना अनिवार्य है। आपको शेयर बाजार की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने निवेश की तैयारी में अपनी रणनीतियों को प्रकाशित करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप एक लंबे समय के लिए या एक क्षण के लिए निवेश करना चाहते हैं। भारतीय शेयर बाजार में एक दलाल एक व्यक्ति या फर्म है जो स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वे अपनी सेवाओं के लिए शुल्क या कमीशन लेते हैं। तो भारत में वे ब्रोकर कौन कौन हैं? कुछ लोकप्रिय ब्रोकरों में ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ICICI डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल शामिल हैं। भारत में शेयर बाजार में निवेश करना आज देश के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। इस प्रक्रिया में एक ब्रोकर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको निवेश सही क्षेत्र में करने में मदद करता है। इसलिए आपको अपने निवेश के लिए सही ब्रोकर का चयन करना होगा। भारत में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक ब्रोकर चुनने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी।
स्थायी ब्रोकर को चुनने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि क्या वे आपको आपके निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपको अपने ब्रोकर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वे आपके निवेश के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपको अपने ब्रोकर की सेवा के बारे में भी समीक्षा करनी होगी। इन दलालों को चुनने के लिए क्या मानदंड होना चाहिए यदि वे व्यापार में इतने महत्वपूर्ण हैं? ब्रोकर चुनते समय शुल्क और कमीशन के शुल्क, खातों के प्रकार और सेवाओं की पेशकश, उपलब्ध निवेश के प्रकार, ग्राहक सेवा का स्तर और आपके फंड की बचाव और सुरक्षा जैसे कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको ब्रोकर की प्रतिष्ठा और प्रदर्शन के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए। आप बात करते हैं डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट सिक्योरिटी और लाइसेंसिंग को प्रदान करने वाला एक लॉगिन अकाउंट है। इसे आप भारतीय शेयर बाजार आदि में मौजूदा शेयरों के निवेश और विवादों पर निगरानी रखते हुए प्रदान की जाती है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट खाता होना आवश्यक है। बिना इसके आप किसी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटी आदि खरीद बिक्री में भी डीमैट खाते की जरूरत पड़ती है। इस खाते को किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी के जरिए खुलवाया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले मन में यह सवाल उठता है कि डीमैट खाता क्या है? यह एक खाता बैंक अकाउंट की तरह ही होता है जहां आप अपने शेयरों को खरीद के सेव करके रख सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में लोग पैसे रखते हैं। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने के लिए डीमैट खाते की अनिवार्यता है। आइए जानते हैं कि इस खाते को किस तरह से ओपन किया जा सकता है। डीमैट खाता खोलने के प्रोसेस के बारे में जानें। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए निवेशकों को सबसे पहले एक वैलिड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी चुनना होगा। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी बैंक हो सकता है। इसके अलावा डीपी ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अलग अलग डीपी का ब्रोकरेज चार्जेस, एनुअल चार्ज अलग अलग होता है। आप डीमैट खाता खोलने के लिए सबसे पहले अपने डीपी का चुनाव करें। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग के लिए एक फॉर्म फिल करके जमा करें। डीमैट खाता खोलने के लिए चाहिए यह जरूरी डॉक्यूमेंट। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही बैंक में आपको एक कैंसिल चेक भी देना होगा। फिर बैंक आपको एक एग्रीमेंट साइन करने को कहेगा। इस एग्रीमेंट को साइन करने से पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद बैंक आपका डीमैट खाता खोल देगा। फिर आपको एक क्लाइंट आईडी मिल जाएगी जिसके जरिए आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भी मिलेगी जिसका इस्तेमाल आप शेयरों की खरीद और बिक्री के वक्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि हम सेंसेक्स के रिटर्न के बारे में बताएंगे। हमने ये डेटा प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक चार्ट पर शोध किया। मार्च 2018 को देखते हुए ये 32,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, इसलिए पिछले 5 साल का रिटर्न 85% है। तो पिछले 10 सालों में सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिया? वे रहा 200% रिटर्न। ये देखते हुए कि मार्च 2013 में बाजार 19,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसलिए यदि आपने मार्च 2013 में बाजार में प्रवेश किया होता तो आप अपना पैसा 3 गुना कर सकते थे। जानना चाहते हैं कि 25 साल में क्या रहा रिटर्न? मार्च 1998 में सेंसेक्स 1900 के मामूली स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसलिए यदि आपने उस स्तर पर सेंसेक्स में प्रवेश किया होता तो आप अपने निवेश पर 3000% कमाते। इसलिए वे कहते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। इस वीडियो में सुझाई गई एक किताब से रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। शेयर बाजार में निवेश करने की कुछ रणनीतियों में आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाना, ब्लू चिप शेयरों में निवेश करना, मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में निवेश करना, सही कीमत पर स्टॉक खरीदना, बाजार के रुझान और समाचारों की निगरानी करना और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शामिल है। इसके अतिरिक्त आप नुकसान को सीमित करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शंस का उपयोग करने, पेनी स्टॉक में निवेश करने और स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं। शेयर बाजार में छोटी मात्रा में पैसा निवेश करना आरंभ करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि यह अधिक लचीलेपन और कम जोखिम की अनुमति देता है। छोटी राशि से शुरू करने से आप बड़ी राशि को जोखिम में डाले बिना निवेश की बारीकियां सीख सकते हैं। छोटी शुरुआत करते समय ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने निवेश में विविधता लाएं और मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके अतिरिक्त संभावित खरीद या बिक्री के अवसरों की पहचान करने के लिए बाजार के रुझान और समाचारों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। अंत में धैर्य रखना और अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके निवेश पर वास्तविक रिटर्न्स देखने में समय लग सकता है। अब बहुत ही दिलचस्प सवाल शुरू करने के लिए कितना पैसा काफी है? शेयरों में निवेश करने के लिए धन की राशि व्यक्तिगत निवेशक की वित्तीय परिस्थितियों और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करती है। आमतौर पर निवेशकों को केवल उतना ही निवेश करना चाहिए जितना वे खोने का जोखिम उठा सकते हैं। देखें कि आप शेयर बाजार में कितना पैसा निवेश कर रहे हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार के शेयरों में निवेश कर रहे हैं और वे लगातार कितना रिटर्न देते हैं।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप 1000 रुपये प्रति माह से शुरू करते हैं, जो हम में से कई लोग शुरू कर सकते हैं, कि हमें शेयर बाजार में 1000 रुपये मासिक निवेश करना होगा और हर साल इस 1000 रुपये को 15% बढ़ा दें, जिसका मतलब है कि आप पहले साल 1000 रुपये हर महीने 12000 रुपये सालाना निवेश करेंगे। अगले साल से उसमें 15% की बढ़ोतरी करें, जिसका मतलब है कि आप हर महीने 1150 रुपये निवेश करेंगे। और इसी तरह हर साल जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप छात्र जीवन से कमाने वाले सदस्य बन जाते हैं, या यदि आपको पदोन्नति मिलती है और आपका वेतन बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो 1000 रुपये से शुरू करके हर साल 15% की वृद्धि और आपको अपने निवेश पर केवल 15% रिटर्न मिल रहा है, 18% या 20% नहीं। इसके बावजूद 1000 रुपये से शुरू होकर 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये होंगे। कुंजी यह है कि आपको 25 साल के लिए निवेश करना होगा। दूसरा, आपको 15% राशि बढ़ानी होगी। तीसरी, आपको 15% रिटर्न प्राप्त करना होगा। अगर ये 3 चीजें होती हैं तो 1000 रुपये से शुरू होकर 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये होंगे। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। यदि आप किसी मित्र के व्यवसाय में निवेश करते हैं तो कौन जानता है कि यदि आप 10 रुपये का निवेश करते हैं तो अगले वर्ष आपको 10% लाभ या 20% लाभ या 30% लाभ मिलेगा। ये बहुत भिन्न होता है और नहीं हो सकता एक निश्चित मानदंड। इसके लिए बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जो 1 रुपया नहीं बढ़ते बल्कि गिरते हैं, और कुछ एक ही साल में 4 गुना से 5 गुना तक बढ़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शेयर के बारे में है। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो ये सिर्फ 1 या 2 शेयर नहीं होगा, जिसे आप कम से कम 8-10 कंपनियों की तरह शेयरों के पोर्टफोलियो में निवेश करेंगे। क्योंकि अगर 1-2 कंपनियां खराब निकलती हैं या डूब जाती हैं, तो आप कुल मिलाकर अपना सारा पैसा नहीं गंवाते हैं। यही कारण है कि शेयर बाजार में हम कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करते हैं। इसलिए जब आपको शेयरों की एक टोकरी मिलती है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि यदि आपने सही ढंग से निवेश किया है तो भारत की उच्च विकास अर्थव्यवस्था में लंबे समय में 18% से 20% वापसी होगी। शेयर बाजार में जितना पैसा कमाया जा सकता है वह काफी हद तक व्यक्तिगत निवेशक की जोखिम सहनशीलता, निवेश रणनीति और बाजार की मौजूदा स्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर निवेशक शेयर बाजार में उनके द्वारा भुगतान किए जाने से अधिक में स्टॉक बेचकर पैसा कमा सकते हैं। कुछ निवेशकों को अपने निवेश से डिविडेंड और बोनस भी मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग के एसेट मॉनिटरिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग, एसेट्स ट्रैकिंग और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। ये एक एसेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका ध्यान हर इन्वेस्टर को रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लूटने से बचने के लिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना होगा। इससे आप उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की स्टेट का पता लगा पाएंगे जहां आपने इन्वेस्ट किए होंगे। ये सभी इन्वेस्टमेंट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हम इन इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करके उनका वैल्यू चेक कर सकते हैं और इनअप्रोप्रिएट रिटर्न्स पर फोकस करते हैं, जिससे पॉसिबल लॉस और गेन्स में ध्यान रखा जाए जिससे बड़े रिटर्न मिल सके। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये नहीं समझते हैं कि उन्हें किन चीजों पर मॉनिटर करना जरूरी है। आइए जानते हैं इन्हीं। शेयर बाजार में निवेश निगरानी रणनीतियों में निवेश के प्रदर्शन पर नजर रखना और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इसमें नियमित रूप से स्टॉक की कीमतों और अन्य आर्थिक संकेतकों की निगरानी करना, बाजार के रुझानों पर शोध करना, पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त निवेशकों को कर कानूनों, कंपनी के नियमों और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं में किसी भी बदलाव के बारे में भी पता होना चाहिए। आइए आप समझे इन स्ट्रैटेजीज को डिटेल में। स्टॉक की कीमतों की निगरानी। निवेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से स्टॉक की कीमतों की निगरानी करनी चाहिए कि वे सर्वोत्तम संभव निवेश निर्णय ले रहे हैं। इसमें संभावित खरीद या बिक्री के अवसरों की पहचान करने के लिए शेयर की कीमतों पर नजर रखना और बाजार के रुझान का अध्ययन करना शामिल है। मार्केट ट्रेंड्स पर शोध करना। निवेशकों को निवेश के नए अवसरों की पहचान करने और मार्केट में होने वाले बदलावों को समझने के लिए मार्केट ट्रेंड्स पर शोध करना चाहिए। इसमें जीडीपी विकास, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के साथ साथ उद्योग विशिष्ट समाचारों जैसे आर्थिक संकेतकों का अध्ययन करना शामिल है। पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का मूल्यांकन। निवेशकों को नियमित रूप से निवेश पर अपने रिटर्न की गणना करके और अपने लाभ और हानि को ट्रैक करके अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए। इससे उन्हें कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने में मदद मिलती है। पुनर्संतुलन रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो। निवेशकों को समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित रूप से विविध हैं और अपने निवेश लक्ष्यों के अनुरूप हैं। इसमें पोर्टफोलियो के भार को समायोजित करने के लिए स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना शामिल है। धैर्य और अनुशासन के साथ किया जाए तो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हालांकि छोटी अवधि के निवेश से अधिक रिटर्न मिल सकता है, लंबी अवधि के निवेशक चक्रवृद्धि के कारण अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
निवेशकों को हमेशा भविष्य के बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में यथार्थवादी उम्मीदें रखनी चाहिए और तुरंत उच्च रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग गतिविधि उचित शोध और विश्लेषण के बाद ही शुरू की जानी चाहिए और मुनाफे की सुरक्षा के लिए उचित स्टॉप लॉस लगाया जाना चाहिए। आत्मा अनुशासन। भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए निवेशक को आत्मा अनुशासन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ये दीर्घकालिक निवेश या दिन की ट्रेडिंग रणनीति है जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारक हमेशा समान रहेगा, अर्थात निर्णय लेते समय भावनाओं से बचना, क्योंकि भावना बादल निर्णय समय पर अनुपयुक्त निर्णय की ओर ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है। महसूस करने के बजाय उपलब्ध जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना सफल निवेश यात्रा का अंतिम तरीका है। संक्षेप में, भारतीय शेयर बाजार में निवेश अगर उचित परिश्रम, सावधानी पूर्वक अनुसंधान और आत्मा अनुशासन के साथ किया जाता है तो ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। धैर्य प्रमुख कारक है जो निवेश को आकर्षक उद्यम में बदल सकता है। दीर्घकालिक निवेशकों को विशेष स्क्रिप्ट से संबंधित सूक्ष्म और मैक्रो कारकों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसमें पैसा निवेश करने से पहले और बेचने से पहले उन्हें अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए ताकि वर्तमान स्थिति के अनुसार इंट्रा और तकनीकी विश्लेषण से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। जोखिम प्रबंधन के साथ साथ सकारात्मक रवैया हमेशा निवेशक को दूसरों से आगे रखेगा। शेयर बाजार में निवेश करने से पूर्व आपको प्रोफेशनल सलाह चाहिए। आप एक फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर चुनें जो आपकी मदद करेगा चुनने में आपको संपत्ति से क्या करना चाहिए और सुझाव दे सके विभिन्न मार्केट स्ट्रेटजीज जो आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सके। प्रोफेशनल सलाह ना ही जरूरी है विवेकपूर्ण इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए, किंतु मदद करता है समझने में लीगल पहलू जो शामिल हैं इन्वेस्टिंग में। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी संस्था या ब्रोकर के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो पेशेवर सलाह रेगुलेटरी उपायों जैसे KYC, अपने ग्राहक को जाने, दिशा निर्देश आदि को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पेशेवर सलाहकार न केवल आपको आवश्यक ज्ञान से लैस करेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय FINRA, फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी नियमों के साथ साथ भारतीय SEBI, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नियमों दोनों को पूरा करता है। वे आपको ये भी समझाएंगे कि विभिन्न दृष्टिकोण जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग आदि आपको अपने निवेश पर रिटर्न को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं। निवेशकों को उनके वांछित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करने के अलावा ये पेशेवर वित्तीय विवरणों को पढ़ने के तरीके के बारे में सलाह के अलावा आगामी प्रस्तावों और योजनाओं के बारे में नियमित अपडेट भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा कर निहितार्थ बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि निवेशक अपना पैसा कहां निवेश करता है और एक पेशेवर सलाहकार बड़े निवेश के कराधान विवरण को संसाधित करते समय योजना की पहचान करने में मदद करेगा। अंत में, पेशेवर सलाह के बिना निवेश करना अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न कारकों जैसे जोखिम सहिष्णुता, वापसी की उम्मीदों आदि में व्यापक शोध की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कहना सुरक्षित है कि निवेश करने से पहले पेशेवर सलाह लेना सभी इच्छुक निवेशकों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लाभप्रदता के साथ साथ बेहतर निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित करता है। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? इसलिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपका ज्ञान यहीं खत्म न हो जाए और आपको अगले वीडियो मिलते रहें और आप हर हफ्ते निवेश करके और सीखते रहें। क्या स्टॉक मार्केट एक कैसीनो है? नहीं, शेयर बाजार कैसीनो नहीं है। जबकि शेयर बाजार और जुए के बीच समानताएं हैं, शेयर बाजार एक वैध निवेश मार्ग है जो निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश और रणनीतिक व्यापार के माध्यम से पैसा बनाने का अवसर प्रदान करता है। कौन से बैकग्राउंड के लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं? अब आपने इंजीनियरिंग या कला सीख ली है, आपने वाणिज्य नहीं सीखा है, तो क्या आप शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं? क्या मैं आपको खुशखबरी दूं? हाँ, आप कर सकते हैं। आपकी स्ट्रीम या एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो इस तरह के उत्पाद बनाती हैं। इसलिए उन कंपनियों का चयन करें जिन्हें आप जज कर सकते हैं और आप काफी अच्छा करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपनी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वर्क फ्रॉम होम जैसे कामों में काफी बिजी हैं। इसलिए उनके पास संख्या क्रचिंग और जटिल वित्तीय विश्लेषण करने का समय नहीं है। वे सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हैं, जैसे कि मुझे कौन से उत्पाद पसंद हैं, और दूसरा, क्योंकि समय नहीं है, वे निवेश करते हैं और इसके बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने कुछ भी निवेश किया और 5-10 साल तक जांच नहीं की। उस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और कंपाउंडिंग का पूरा असर दिखता है। इसलिए यदि आप वाणिज्य नहीं जानते हैं तो शेयर बाजार में कोई समस्या नहीं है। हाँ, नॉन फाइनेंस वाले लोग शेयर बाजार में पैसा कमा सकते हैं। शेयर बाजार में सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए वित्त पृष्ठभूमि या शेयर बाजार का गहन ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। लोगों को स्टॉक मार्केट निवेश की मूल बातें सीखने में मदद करने के लिए कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र और वित्तीय बाजारों के मूल सिद्धांतों की अच्छी समझ होना फायदेमंद है। भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी करते समय कर क्या है? भारत में प्रतिभूति लेन देन कर STT के अधीन है, जो भारत सरकार द्वारा वसूला जाता है। STT इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग दोनों पर लागू होता है। सुरक्षा लेन देन के प्रकार के आधार पर STT की दर 0.025% से 0.1% तक भिन्न होती है और खरीदार द्वारा भुगतान की जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रोकर द्वारा लगाए गए ब्रोकरेज पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST भी लागू होता है। तो भारतीय शेयर बाजार में शेयर बेचते समय क्या कर है? जब आप भारत में शेयर बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STCG देना होता है। कर की दर शेयर के धारण की अवधि पर निर्भर करती है, अर्थात यदि शेयर 1 वर्ष से कम समय के लिए आयोजित किया गया था तो इसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है और इस पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा। हालांकि यदि शेयर 1 वर्ष से अधिक के लिए आयोजित किया गया था तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाता है और बिना इंडेक्सेशन के 10% या इंडेक्सेशन के साथ 20% की दर से कर लगाया जाएगा। STCG टैक्स के अलावा आपको लेन देन के कुल मूल्य पर 0.1% की दर से प्रतिभूति लेन देन कर STT भी देना पड़ सकता है। कटौती के बाद आइए उन तरीकों को खोजें जो व्यापार के लाभ और मार्जिन को बढ़ाते हैं। छूट और कर बचत। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS का उपयोग करें। ELSS म्यूचुअल फंड हैं जो इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती के लिए पात्र हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करें। टैक्स फ्री बॉन्ड लंबी अवधि के निवेश होते हैं जो टैक्स फ्री आय प्रदान करते हैं। वे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 20,000 रुपए तक की कर कटौती के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आयकर अधिनियम की धारा 80 CCF के तहत प्रति वर्ष 20,000 रुपए तक की कर छूट प्रदान करते हैं। RGSS का उपयोग करें। RGSS निवेशकों को इक्विटी बाजारों में 50,000 रुपए तक निवेश करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 CCG के तहत 25,000 रुपए तक की कर कटौती प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs में निवेश करें। ETFs म्यूचुअल फंड्स के समान हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में इनका कारोबार होता है। ETF का उपयोग कर बचत के लिए किया जा सकता है क्योंकि वे आयकर अधिनियम की धारा 80 CCG के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपए तक की कर कटौती के पात्र हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स TSMF में निवेश करें। TSMF एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करता है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती के लिए पात्र है। क्या इक्विटी निवेश वास्तव में कर कुशल है? यह एक ऐसा सवाल है जो कई निवेशकों के पास है। आरंभ करने के लिए इक्विटी निवेश आपका सामान्य धारा 80C निवेश नहीं है जो आपको कर छूट देता है, लेकिन इक्विटी में निवेश करने से आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। इक्विटी पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इक्विटी के कर कुशल होने का कारण ये है कि जब अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की बात आती है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। इक्विटी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर भी कम है। इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। STCG के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ को भी कार्यकाल और कराधान की दर के मामले में प्रेफरेंस दी जाती है। लाभांश के बारे में क्या? ब्याज आय की तुलना में लाभांश अपेक्षाकृत कम बोझ बना हुआ है। हालांकि याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले, लाभांश कर पश्चात विनियोग पास्ट टैक्स अप्रोप्रिएटेड है। दूसरे, लाभांश वितरण कर DDT के अधीन है। भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर बचत साधन के रूप में काम कर सकता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है या आपको लगता है कि उन्हें निवेश करना सीखना चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। धन्यवाद।